वायर वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसको समझाने के लिए मैंने आपके पास जो एनर्जी फ्लो इन पर सेकंड है उसके बारे में बात की थी। अगर किसी कंडक्टर से एनर्जी फ्लो हो रही है पर सेकंड और उस कंडक्टर में स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो जो भी एनर्जी पर सेकंड वो ले रहा होगा वो रेडिएशन में जाएगी। यस और नो? तो यहां तक मैंने आप लोगों से बात कर ली थी। तो अब देखते हैं कि भाई जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है या मेल्ट कोई वायर मेल्ट कितनी जल्दी होगी या कितना धीरे मेल्ट होगी, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर बात करूं, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो बच्चों एल है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो बच्चों कितनी है एल, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया कितना है बच्चों ए, ठीक है, और इससे इधर से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताओ एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट जितनी भी एनर्जी यहां से मिल रही होगी, क्या वो रेडिएशन के लिए मिल रही होगी? एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू द एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड। यस और नो? हाँ। अब मुझे बताओ, ये जल्दी मेल्ट होगा या धीरे मेल्ट होगा, क्या ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर आने वाली करंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? ये अगर ज्यादा करंट यूज ले रहा होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर ये कम करंट का यूज ले रहा होगा तो ये धीरे मेल्ट होगा। यस और नो? हाँ, तो हमने देखा कि भाई देखो, एट स्टेडी स्टेट अगर मैं डी क्यू बाई डी टी की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, डी क्यू बाई डी टी की बात करूं एट स्टेडी स्टेट, मुझे बताओ जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो हम एनर्जी पर सेकंड दे रहे हैं डी क्यू बाई डी टी, क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, डी क्यू बाई डी टी का मतलब यही है ना भाई, एनर्जी गिवन पर सेकंड। मैं पहले जो एनर्जी दे रहे हैं पहले उसके बारे में बात करता है। जो एनर्जी आपने दी पर सेकंड उसको आपने डी क्यू बाई डी टी लिखा, क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड है? यस और नो? अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, क्या ये पावर के बारे में बात कर रहा है? जल्दी बताओ, एनर्जी गिवन पर सेकंड, क्या ये पावर के बारे में बात कर रहा है? यस और नो? हाँ, मतलब ये तो है बच्चों हमारे पास आई स्क्वायर आर। यस और नो? पर सेकंड गिवन एनर्जी क्या आई स्क्वायर आर है? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो, हाँ, है ना? अच्छा, उसी एनर्जी को ये रेडिएशन में यूज लेगा, डी क्यू बाई डी टी स्टेडी स्टेट पे एनर्जी रेडिएट, पर सेकेंड अगर इसकी बात की जाए, एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड की अगर बात की जाए, वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या वो एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड, हाँ, वो हमारे पास लिखी जाएगी 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर क्यूब डेल्टा टी। यस और नो? हाँ, तो ये 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर क्यूब डेल्टा टी, ध्यान से देखो, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन क्या एट स्टेडी स्टेट इक्वल होनी चाहिए?
एट स्टेडी स्टेट ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। यस और नो में रिप्लाई दो सभी लोग। वेरी गुड सर, एट स्टेडी स्टेट ये दोनों इक्वेशन आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने बोला देखो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए टी नॉट पावर क्यूब डेल्टा टी। अब गौर से देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आर क्या हुआ, रो एल बाई ए। आर क्या होगा, रो एल बाई ए इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए क्या चीज है यहाँ पे, एक्सपोज्ड एरिया। ये क्या चीज है यहाँ पे, एक्सपोज एरिया। तो एक्सपोज एरिया क्या में लिखा जाएगा, 2 पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस वायर। टू पाई आर एल मतलब ये सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया, यही एक्सपोज एरिया था। टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। गौर से देखो ये एल से ये एल कैंसिल, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इस पाई आर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो देखो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए 2 पाई आर टी नॉट क्यूब डेल्टा टी पाई आर स्क्वायर। क्या सर नो? गौर से देखो ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये ज्यादा होगी या कम होगी इस वायर में, ये क्या आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो स्मॉल आर रेडियस, हाँ रो डिवाइड में लिख दो यार, लो रो डिवाइड में लिख दो, हाँ डिवाइड में रो है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये अपना मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव करेगा या धीरे अचीव करेगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द क्यूब के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या और मैं अगर अच्छे से आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, और मैं अगर अच्छे से आपको बताऊं, ध्यान से सुनो। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई कौन सी वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन सी वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। कौन सी वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा है, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, मतलब जो थिकनेस जिसकी ज्यादा होगी वो लेट मेल्ट होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, थिकनेस अगर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और थिकनेस अगर कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, हमारे लिए कम होगा। क्या सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गई चीजें? बहुत अच्छे। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा वायर का, ये डिपेंड करेगा थिकनेस के ऊपर। थिकनेस अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, थिकनेस अगर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, क्लियर है ये बातें सबको? ओके, चलो। अच्छा देखो कभी कभी है ना ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो तुमसे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि भाई यहाँ पे ना, एक बस ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे ये कोई हाइट है, एच हाइट, ठीक है। इस एच हाइट से यहाँ से ऐसा समझो कि वाटर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा बोला क्या कि यहाँ पे हमने एक टरबाइन लगा रखा है, ऐसा समझो। तुम तो ऐसा कुछ भी मान लो यहाँ टरबाइन लगा रखा है, अगर यहाँ से वाटर गिरेगा तो क्या ये टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगा, यस और नो? उस टरबाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है आपसे, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल। अच्छा हम हमें बोला गया कि ये जो टरबाइन है ना भाई, ये जो टरबाइन जो मशीन लगाई है ये 100% एफिशिएंट है, 100%।
एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी इसको मिलेगी उतनी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में। समझ पा रहे हो, जितनी इनपुट पावर इसे मिलेगी उतनी की उतनी आउटपुट पावर ये दे देगा। 100% एफिशिएंट का मतलब यही है भाई। यहाँ पे मशीन के लिए बात कर रहा हूँ। इस मशीन का 100% एफिशिएंट होने का मतलब क्या है भाई, एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं सर, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है, इनटू 100। तो ये 100% कब होगी, जब आउटपुट और इनपुट बराबर हो जाए। तो अब पहले देखते हैं इसको इनपुट में क्या मिला और आउटपुट में क्या हो रहा है, ठीक है। इनपुट में क्या मिला इसे और आउटपुट में क्या हो रहा है, क्लियर है बातें सबको। या तो ऐसा लिख देगा 100% एफिशिएंट, या बोल देगा देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी टरबाइन, है ना, कि भाई टरबाइन की वजह से यहाँ पे कोई एनर्जी में लॉस नहीं। अब देखो गौर से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। देखो गौर से देखो कि यहाँ पे, अच्छा और क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे जो वाटर गिर रहा है उस वाटर के गिरने की रेट है ऐसा मान लो v मीटर क्यूब पर सेकेंड। वी मीटर क्यूब क्या है, मतलब v वॉल्यूम गिर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकंड में। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा बोल देगा 10 मीटर क्यूब वाटर फॉलिंग पर सेकेंड, 20 मीटर क्यूब वाटर फॉलिंग पर सेकेंड। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बोल सकता है वो, वॉल्यूम देगा आपको, मास नहीं देगा। मास दे देगा तो क्या करेंगे उसके लिए बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पर मान लो हमसे ऐसा बोला गया कि वी वॉल्यूम का वाटर गिर रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे बताओ, ध्यान से देखना, मुझे बताओ यहां से जो वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे जब वाटर था तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, यस और नो, जल्दी से बताओ। वाटर के पास पहले कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वाटर यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक, तो क्या वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है भाई, गिरेगा तो उसके पास स्पीड भी आ जाएगी भाई, है ना। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे, वाटर ने कौन सी एनर्जी ले ली, काइनेटिक। अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या टरबाइन को दे रहा है, यस और नो। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे रहा है, टरबाइन को। तो उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन ने लिया, तो टरबाइन भी रोटेट करना स्टार्ट किया, तो टरबाइन के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। टरबाइन के पास क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो देखो हुआ क्या, पहले हमारे पास वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पोटेंशियल एनर्जी को वाटर ने कन्वर्ट किया लीनियर काइनेटिक एनर्जी में। पहले तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी में, भाई नीचे गिरा था तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी थी। फिर ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई किसके अंदर, टरबाइन के अंदर। और फिर ये टरबाइन इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या सबको कन्वर्जन समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे कहानी चल रही है। और यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन में कहीं भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कन्वर्जन। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो। हाँ सबको ये बात क्लियरली समझ में आ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं जितनी पोटेंशियल एनर्जी वाटर के पास रही होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहीं लॉस ही नहीं है। तो जो ये पहले था वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल में चला गया। समझ में आ रही है बात, हाँ सबको समझ में आ गई, इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, क्या मैं बोल सकता हूँ mgh, यस और नो, mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब m के बारे में पता है क्या हमें, मास कितना है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी, पर हमें तो पता करना है पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड कितनी है, यस और नो। हमें पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड से मतलब है। वेरी गुड, हमें पर सेकंड से मतलब, बहुत अच्छे बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, ध्यान सुनो,
काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड मतलब डी के अपॉन डी टी। क्या उसे मैं लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एम जी या चीज, कौन सी चीज वेरिएबल है? मास वेरिएबल है, जी वेरिएबल है, एच वेरिएबल है? जल्दी तो कौन वेरिएबल है? एम वेरिएबल है। तो क्या मैं इसको लिखता हूँ डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी जी इंटू एच, यस और नो? या पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड देख लो, ऐसे लिखी जाएगी। और क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी, ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड में? काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, यस और नो? वेरी गुड। तो देखो गौर से देखो, यहाँ पे अगर मैं डीएम बाई डी की बात करूँ तो डी एम, एम क्या, एम कैसे लिखोगे बच्चों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस और नो? एम को कैसे लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डीई बाई डी टी, डीई बाई डी टी। ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी, तो बाहर आके डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी भाई, वाटर है कांस्टेंट, तो डीवी बाई डी टी, जी एच इज इक्वल टू डीई बाई डी टी, यस और नो? क्या ऐसे लिख सकते हैं? भाई डेंसिटी का डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रही है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस। अच्छा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी का क्या मीनिंग है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि इतना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। डीवी बाई डी टी का मतलब क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, यस और नो? क्या वो हमें क्वेश्चन में दिया है? क्या वो हमें क्वेश्चन में दिया है, यस और नो? तो सिंपल, कितनी एनर्जी पर सेकंड आपको मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, क्या आप लोग बता पाओगे? कितनी एनर्जी पर सेकंड आपको मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, क्या आप बता पाओगे? अच्छा ऐसा बोल दे कि नहीं भाई साहब, हमको तो एक काम करो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिली तो हमने यहाँ पे बल्ब लगा रखा था। क्या लगा रखा था? एक बल्ब। इस बल्ब का रेजिस्टेंस है भाई साहब आर, तो बच्चों से आर, बल्ब से इस एनर्जी को पास कराया हमने, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है आर, तो बताओ कितनी करंट क्रिएट हुई? बच्चों मैं बताओ, ये डी ई बाई डी टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड को क्या पावर बोल सकते हैं? तो क्या इसको आई स्क्वायर आर के बराबर लिखा जा सकता है? क्या इसको आई स्क्वायर आर के बराबर, तो क्या आप आई निकाल लोगे वहां से? सब कुछ तो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो क्या आप कंफ्यूज हो गए या कर दोगे भाई? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ऐसे? भाई किसी हाइट से वाटर को गिराया, बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई, कितनी एनर्जी क्रिएट हो रही है पर सेकंड, या कोई अप्लायंस लगा दिया, बताओ इसके अंदर करंट कितनी डेवलप होगी, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ। क्लियर हुई बात? भाई डीई बाई डी टी क्या चीज है यहाँ पे? एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड को बोलते हैं पावर, तो उसको पावर के बराबर लिख दो ना, ये बेसिकली पावर ही तो लिखा हुआ है यार। क्या लिखा हुआ है? ये पावर लिखा हुआ है। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर क्या आर के बराबर कर दो, आई आप लोग इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या सबको मेरी बात यहाँ पे क्लियरिटी से समझ में आ चुकी है? हाँ, इसमें कौन सी खास बड़ी बात है ना? और देखो और क्या बना सकते हैं, देखो अब एनर्जी पावर की बात चल रही है तो फिर देख लो भाई क्या क्या और बना सकते हैं सर क्वेश्चन। भाई कुछ भी बनाए, कहीं से भी रिलेट करो, मैं बस इस चैप्टर को ना देखो, एक तो होता है चैप्टर का इंडिविजुअल क्वेश्चन, तो चैप्टर के इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपको अप्लायंस लगाया बढ़िया। बाकी आप पिछले चैप्टर से कैसे रिलेट कर सकते हो भाई, हीट से कैसे रिलेट करो, क्या हीट से रिलेट करना समझ में आ रहा है सबको? भाई एनर्जी हमने और चैप्टर्स में भी पढ़ी है और हम जानते हैं एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाकी सब एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकते हैं। ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन ही तुम्हारे सामने आएंगे। अच्छा क्वेश्चन वही होता है जो एक दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया जाए। क्या सबको मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो और देख लो, और अगर क्वेश्चन बनाने हो सर, और कैसे करेंगे? देखो भाई और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बस मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन सामने आए तो डरना नहीं है, तुम कर सकते हो उन चीजों को सब। देखो मान लो एक और एग्जाम्पल का ट्राई करते हैं हम लोग। ऐसा बोल दिया जाए
कि भाई साहब आपके पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, m ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, m kg बोल दो या ग्राम, जो भी आप, है ना, और फिर इसकी स्पेसिफिक हीट दे दे आपको, क्या दे दे, इसकी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बोल दी बच्चों कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बोल दी कितनी है, s। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बोल दी गई है कितनी है, s, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दी गई है कितनी है बच्चों, s। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका कुछ टेम्परेचर था इनिशियल, कुछ टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो इसका कुछ टेम्परेचर था टी इनिशियल, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मेरे पास है ना एक ऐसा समझो, एक हीटर है, एक क्या है मेरे पास, हीटर, ये एक हीटर है मेरे पास, इस हीटर के ऊपर मैंने इसको रख रखा है, ठीक है, और इस हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। इस हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों हमारे पास, कैपिटल आर, ठीक है। और इस हीटर को हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे वी वोल्टेज के साथ। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है वी, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है वी, और हमने ये माना है कि जो एनर्जी हीटर क्रिएट कर रहा है, जो हीट एनर्जी ये हीटर क्रिएट कर रहा है, वो पूरी की पूरी एनर्जी केवल किसको मिल रही है, यहाँ पे इस लिक्विड को मिल रही है। वो पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल रही है, लिक्विड को मिल रही है, बाकी कहीं लॉस नहीं जा रहा, ना तो बॉयल, ऐसा भी मत समझना कि सर इस बॉयल या फिर ये जो हमारे पास ये जो लिक्विड है, ये जिस कंटेनर के अंदर रखा गया है, उस कंटेनर को कोई एनर्जी नहीं देनी हमें, जाती तो है, पर हमारा क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, हमें कंटेनर को एनर्जी नहीं दे, कंटेनर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, हम अपनी एनर्जी पूरी की पूरी किसको दे रहे हैं, वाटर को। समझ रहे हो, कंटेनर को मिली, कंटेनर ने पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, वाटर को ट्रांसफर कर दी। समझ में आ गई सबको बातें? बीच में कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, बीच में कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, बीच में कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो आपको है ना एट टी इज इक्वल टू टी टाइम, ध्यान सुनना, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम टेम्परेचर ऑफ द वाटर लिख के बताना है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख के बताना है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख के बताना है। चलो करो क्वेश्चन, तुम लोग करो क्वेश्चन। राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टी, टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टी, कैसे लिखोगे? ट्राई करो, देखो कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टी। डन, वेरी गुड। काफी बच्चे कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा मुझे बताओ, क्या हम ऐसी बात बोल रहे हैं, देखो ध्यान सुन लो, हाँ सुन लो मेरी बात, वेरी गुड ब्रज बेटा, सही सोचा है आपने। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे इसको
वाटर है, ये जो हीट लेगा क्या उसकी वजह से इसके टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे? यस और नो? हाँ, तो क्या मैं हीट कंज्यूम, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हीट गिवन टू दी वाटर, टू दी वाटर, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं MS/DT? यस और नो? MS/DT ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? हीट गिवन टू दी वाटर, याद है MS∆T की बात करते थे हम लोग, आप लोग ऐसा पढ़ते थे MS∆T। MS∆T क्या? T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर भाई जो भी एनर्जी आपने दी वो टेम्परेचर में चेंज करने में जा रही है, कितना मास का टेम्परेचर है, क्या उसकी स्पेसिफिसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करती थी वो हीट। तो हीट गिवन टू दी वाटर क्या MS∆T, तो डेल्टा टी को मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे DT लिख दिया, डेल्टा टी को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे DT लिख दिया। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, क्या इसे हम लोग DQ बोलेंगे? स्मॉल हीट गिवन टू दी वाटर इज इक्वल टू MS/DT, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जो भी। क्लियर है बात सबको? अब ये हीट आ कहाँ से रही है? ये हीट आ कहाँ से रही है? बैटरी इस हीटर को एनर्जी दे रही, तो हीटर की वजह से ये हीट डेवलप हुई है। यस, वैल्यू। देखो मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हुआ चलता हूँ, ताकि अभी काफी बच्चे शायद कंफ्यूजन में है, सर ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे लिख दिया, तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या कहानी है, मान लो, देखो ये तो T=0 पे इसका टेम्परेचर कितना था, T इनिशियल, है ना? मान लो हमने इसका टेम्परेचर देखा, कब? इसका टेम्परेचर मान लो हम लोग देख रहे हैं एट T= 0 + DT टाइम पे, 0 + DT टाइम पे इसका टेम्परेचर देखा, ठीक है? मतलब हमने टाइम थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया, टाइम थोड़ा सा ही हमने आगे बढ़ाया है। T=0 पे इतना था टेम्परेचर, सॉरी T=0 पे टेम्परेचर कितना था, T इनिशियल, ठीक है? थोड़ा सा टाइम हमने लिया, थोड़े से टाइम में क्या इसका टेम्परेचर बढ़ के इनिशियल टेम्परेचर से T इनिशियल प्लस DT हो चुका होगा। यस और नो? टेम्परेचर बढ़ के क्या T इनिशियल प्लस DT हो चुका होगा? यस और नो? भाई तुम थोड़े से टाइम तक के लिए एनर्जी दी तो टेम्परेचर भी क्या थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा। स्मॉल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो भी स्मॉल होगा। तो पहले T इनिशियल था, अब कितना हो गया, T इनिशियल प्लस DT। समझ पा रहे हो? तो क्या यहाँ से देखो ये T=DT टाइम की बात है, तो मुझे बताओ हीट गिवन टू द सिस्टम कितनी हुई, हीट गिवन टू द वाटर कितनी हुई बच्चों यहाँ से, MS फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल प्लस DT माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो क्या DT आ जाएगा यहाँ पे? यस और नो? देख लो फाइनल माइनस इनिशियल, कई लोगों को समझ में नहीं सर DT कैसे लिख दिया आपने फाइनल माइनस इनिशियल को। तो फाइनल टेम्परेचर हुआ था T इनिशियल प्लस DT, इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल, तो माइनस करके देखो फाइनल, ये बन जाएगा आपके पास MS/DT। तो ये स्मॉल एनर्जी है, ये स्मॉल एनर्जी कितने टाइम में दी गई है बताओ, ये स्मॉल एनर्जी कितने टाइम में दी गई है, ये स्मॉल एनर्जी कितने टाइम में दी गई है? हाँ हाँ, तो हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट गिवन टू द वाटर इन DT टाइम, इन DT टाइम इंटरवल। यस और नो? ऐसा बोल सकता हूं मैं, हीट गिवन टू दी वाटर DQ इन DT टाइम ऑफ इंटरवल। तो एक काम करते हैं भाई, ये DT टाइम इंटरवल में हीटर ने जितनी हीट क्रिएट की होगी क्या वही वाटर को मिली होगी? यस और नो? इसे DT टाइम ऑफ इंटरवल में हीटर ने जितनी हीट क्रिएट की होगी क्या वही वाटर ने गेन की होगी? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, हीट जनरेट बाय द हीटर, हीट जनरेट बाय हीटर इन DT टाइम
बच्चों तो हीट निकालनी है, तो क्या हीटर की पावर को इसे dt टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस dt टाइम की हीट क्रिएट हो जाएगी, यस और नो? अगर हीटर की पावर को हीटर ने कितनी, हीटर की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे बताओ कितनी पावर डेवलप कर रहा है हीटर, v²/r, ये तो पावर हो गई। इस पावर को अगर dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसे टाइम इंटरवल में कितनी हीट जनरेट की होगी हीटर ने, वो आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास v²/r इंटू dt, इतनी हीट जनरेट की है हीटर ने। और ये जो हीट जनरेट हुई है dt टाइम ऑफ इंटरवल में, यही किसको मिली होगी बच्चों, वाटर को। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v²/r इंटू dt इज इक्वल टू ms dt, यस और नो? ना बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो आप लोग, t इनिशियल से लेके t तक, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक। क्या आपके पास इक्वेशन आ जाएगी? t इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर है t इनिशियल, t इज इक्वल टू t पे टेम्परेचर मान लेंगे कैपिटल T, तो यहाँ पे कैपिटल T का टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास, यस और नो में रिप्लाई दो। v²/r और ms तो कांस्टेंट है, तो जो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब अच्छा तुमसे पूछ ले, बताओ कितने टाइम के बाद टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या यहाँ से पता चल जाएगा? t इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है, कितने टाइम के बाद, यहाँ पे टेम्परेचर को 100 लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका टाइम का, यस और नो? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे आप लोग? वेरी गुड। तो अगर बहुत ज्यादा लेवल पे बनाना है तो बना सकते हैं, ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा रिलेट करोगे, आराम से तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ ले, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट अगर यहाँ तक लग रहा है तो वो पूछ सकता है। वही देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर रख रखा था, m मास का वाटर है, s इसकी स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और हमने बोला कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बताओ टेम्परेचर को टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में लिखो। हमको एक चीज पता थी कि ये जो वाटर है ये हीट सब फ्रॉम द हीटर, तो पर सेकंड जितनी हीट पर सेकंड कर रही होगी, व्हाट हीट टाइम वो कितनी सप्लाई ली, तो वो आई हमारे पास एस डी टी, वो हमारे पास आई एम एस डी टी। हमने देखा टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर टी इनिशियल है, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में टेम्परेचर में भी बहुत शॉर्ट इंक्रीमेंट होगा, शॉर्ट टाइम इंटरवल में टेम्परेचर में भी बहुत शॉर्ट इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने फाइनल टेम्परेचर लिख दिया dt टाइम ऑफ इंटरवल के बाद टी इनिशियल प्लस dt। अब यहाँ से फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt। पर सेकंड के लिए बात करोगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है प्रांजल बेटा, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सपोज करो अगर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन दे दे, मान लो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ना देके वेरिएबल दे दी जाए, तो क्या यहाँ से करना ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए? भाई क्वेश्चन हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारा लेवल है वो, हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि भाई हम किस लेवल तक क्वेश्चन डिसाइड कर सकते, कितने लेवल तक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अपन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई नया खुद खुद से बन के थोड़ी आ रहा है। अब आप डायरेक्ट अगर करते हो तो वो हो जाएगा कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के लिए। मैं तो चाहता हूँ अगर आपके सामने वेरिएबल स्पेसिफिक हीट भी आए ना, देन यू कैन सॉल्व दैट। क्लियर है बातें सबको? स्पेसिफिक वेरिएबल भी होगी तो भी तुम क्वेश्चन को कर दोगे भाई, बिल्कुल नहीं घबराना कि नहीं सर स्पेसिफिक वेरिएबल आ गई तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं घबराना तुम्हें, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक और इससे भी बेटर बताऊं क्वेश्चन,
इससे भी बेटर थोड़ा ट्राई कराए? बोलो, तुम बोलो तो बताओ, अदरवाइज तो क्या है। चलो, वैसे मेरा मन तो नहीं था कि यार बता दूं, पर चलो ठीक है, तुम लोग एक और इससे भी बेटर बात करते हैं। देखो, इससे भी अच्छा लेवल, एक और लेवल ऊपर लेके चलो। लो भाई, तुम मुझे बताओ तुम मुझे बताओ यार, मान लो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तुम्हें केवल इक्वेशन लिखनी है ना, मैं किसी से सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम्हें बस केवल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगी भाई तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है, है ना, ठीक है। बाकी और कोई मोटो नहीं है, बाकी तुम समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर ऐसा दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक कंडक्टर दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है, और इस कंडक्टर का जो इनिशियल टेम्परेचर है, ये सॉरी, चलो तुम इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल मान लेना, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी चलो तुम लिखना चाहते हो तो कितना लिख लो, टी इनिशियल, इतना लिख लो उसे टी इनिशियल। वैसे इसकी टी इनिशियल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आप लोगों के पास, ठीक है, तो बस लिमिट के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, बाकी कोई खास यूज आने वाला इसका नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी वी वोल्टेज की, ठीक है, और ये जो कंडक्टर इसका रेजिस्टेंस है आर, है ना, कंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है आर, इसकी लेंथ है एल, और इसकी रेडियस आपको दी गई है स्मॉल आर, है ना, इसकी रेडियस कितनी दी गई है स्मॉल आर, और इसका जो कंडक्टर, इसका मास आप कैपिटल एम यूज कर सकते हो, मास, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप एस यूज कर सकते हो फॉर द कंडक्टर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और डेंसिटी अगर कहीं यूज में आ रही हो तो रो लिख लेना, कहीं यूज में आ जाए डेंसिटी तो कितना मान लेना, रो, ठीक है, या रजिस्टिविटी रो मान लो, तो रजिस्टिविटी, डेंसिटी तो यूज में आएगी नहीं, रजिस्टिविटी है रो, क्वेश्चन में दिया रजिस्टिविटी इज रो, अगर यूज में आ रही हो तो, ठीक है। फिर हमसे बोला गया कि भैया ना हम क्या कर रहे हैं, हम इसे है ना एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ से वी वोल्टेज की बैटरी लगा दी, इसे एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट, बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट, ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये कितने पार्ट्स में जा रही है, जल्दी से बताओ, बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट कितने पार्ट्स में जा रही है, दो पार्ट में, कौन कौन से, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए खुद एनर्जी रख रहा होगा ये कंडक्टर, और एक क्या रेडिएशन में जा रही होगी, कुछ पार्ट तो टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा है और कुछ पार्ट रेडिएशन में, यस और नो। हाँ, तो तुमसे बोला गया बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट, बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट write down the temperature of the conductor as a function of t, temperature as a function of t before steady state, before steady state। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या है भाई, चलो तुम तो इक्वेशन लिख दो, क्या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है ना ये बता दो बस मुझे, और कुछ मतलब ही नहीं अपना। सराउंड का टेम्परेचर है टी नॉट, सराउंड का टेम्परेचर है टी नॉट, टेम्परेचर ऑफ सराउंड है टी नॉट, चलो। इक्वेशन लिख दो बस, बाकी तो सब मैं देख लूंगा।
क्या सभी लोग लिख पाए इक्वेशन? डन, वेरी गुड। तो देखो बच्चों क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में। देखो पहले तो मुझे बताओ, मान लो किसी टी टाइम पे, देखो ध्यान सुनना, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे हमने इस बॉडी का टेम्परेचर बच्चों मान लिया। एट टी इज इक्वल टू टी टाइम की बात कर रहा हूँ। मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर हो चुका है बच्चों हमारे लिए टी। एट टी इज इक्वल टू टी टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी। पहली स्टडी तो मैं कर रहा हूँ टी इज इक्वल टू टी टाइम पे। फिर दूसरा मैंने देखा कुछ टाइम के बाद, एट टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी टाइम। ठीक है, पहली बार तो मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया कब, टी इज इक्वल टू टी टाइम पे। फिर मैंने देखा कि टी इज प्लस एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल लिया, कुछ नहीं लिया मैंने यहाँ पे, क्या लिया, एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। वो आप इनिशियल से भी ले सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल लिया, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी टाइम पे टेम्परेचर है टी, और टी प्लस डी टी टाइम शॉर्ट टाइम, मतलब यहाँ पे अगर 2 सेकंड से 2 प्लस 0.00 समथिंग, समझ पा रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, टी प्लस स्मॉल चेंज आया होगा टेम्परेचर में, यहाँ पे टी है तो यहाँ स्मॉल चेंज आके टी प्लस डी टी हो चुका होगा टेम्परेचर। यस और नो, पहले तो ये बताओ। टी इज इक्वल टू टी टाइम पे एनालिसिस किया, टेम्परेचर टी है, तो टी प्लस डी टी टाइम पे क्या टेम्परेचर टी प्लस डी टी हो चुका होगा। हाँ, तो हमने बोला ठीक है। अब यहां से और यहां तक लाने में, इस यहां से और यहां तक आने में क्या क्या हुआ होगा। हम तो एनर्जी दे रहे थे, यहाँ से हीट सप्लाई दे रहे थे, तो यहां से यहां तक आने में क्या इस कंडक्टर ने कुछ एनर्जी कंज्यूम की है और कुछ रेडिएट की है, यस और नो। यहां से और यहां तक आने में इस कंडक्टर ने कुछ एनर्जी तो कंज्यूम की है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा है, और कुछ रेडिएट भी की होगी भाई, क्योंकि बिफोर दी स्टेडी स्टेट बात करें तो दोनों चीजें हैं हमारे पास। तब ने बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम की पहले देखते हैं। एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी एब्सॉर्ब लिख लू मैं, एब्सॉर्ब बाय कंडक्टर इन dt टाइम इंटरवल, इन dt टाइम इंटरवल। क्या वो एम एस डी टी हो जाएगा, यस और नो। इसको मैं डी क्यू बोल दूंगा, डी क्यू ए, एनर्जी कंज्यूम्ड इन dt टाइम ऑफ इंटरवल, या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कंडक्टर इन dt टाइम इंटरवल। डी क्यू ए लिखा है एब्जॉर्ब, ठीक है। एम एस डी टी के बराबर होगा, देखो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करके देख लो, इस इंटरवल का फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यस और नो, ऐसे लिखा जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछता तुम लोगों से एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड कितना है, तो आप बता सकते हो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड कितना हुआ होगा, क्या बता सकते हो, dt को डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, यस और नो। हाँ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड अगर देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड, पर सेकंड वो कितना हो जाएगा, एम एस डी टी अपॉन डी टी, यस और नो। ऐसे ही एनर्जी रेडिएट पर सेकंड, एनर्जी रेडिएट पर सेकंड, ये कितना है बच्चों हमारे पास, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, यस और नो। ये है हमारे पास डी क्यू आर अपॉन डी टी, एनर्जी रेडिएट पर सेकंड, यस और नो। क्या ये हमारे पास एनर्जी रेडिएट पर सेकंड है, हाँ तो सर ये एनर्जी रेडिएट पर सेकंड है हमारे पास इतना, ठीक है। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई प्लस जितनी एनर्जी पर सेकंड रेडिएट हो रही है, इन दोनों का समेशन, क्या एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड।
ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी देखो ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड, एनर्जी रेडिएट पर सेकंड, इन दोनों का समेशन क्या इलेक्ट्रिकल अप्लाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड के बराबर होना चाहिए। ये सब पर सेकंड के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड के लिए देखेंगे तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड जो सप्लाई होती है क्या उसे पावर बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड को क्या पावर बोलते हैं? हाँ, तो वो पावर कितनी है बच्चों? वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो? तो क्या यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू होना चाहिए एम एस डेल्टा टी अपॉन डी टी इक्वल, सॉरी, प्लस 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, इसके बराबर होना चाहिए, यस और नो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई पर सेकंड इक्वल टू जो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में गई और जो एनर्जी रेडिएशन में गई पर सेकंड, इन दोनों का समेशन इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो डी टी लिखा हुआ है इसको आप एलसीएम ले लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस और नो? सिंपल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से एक स्टेप और आगे, यहाँ ये चीज और हमने ऐड कर दी। क्या सबको समझ में आ गया? अरे डेल्टा टी जो है, ये जो डेल्टा टी है, ये कौन सा डेल्टा टी होता है? सराउंड और बॉडी के टेम्परेचर वाली बात है। तो सराउंड और बॉडी का टेम्परेचर, हाँ वहां पे भी टी वेरिएबल है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है। क्लियर हो गई बातें सबको? ऐसे यहाँ पे आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है। वैसे इतना लेवल तो बहुत रेयर चांस है कि इतना पूछ दे आप लोगों से, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तक तो बात कर सकते हैं, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था ना भाई, एम एस डेल्टा टी तक तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके, तो यहाँ तक तो अब आप हर टाइप का क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो पावर एनर्जी में, चाहे वो कन्वर्जन का ही क्यों ना हो, आप लोग इजीली उसे अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हेडिंग लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब मैं ना ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जेई और नीट में है ना, देखो कभी कभार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में आ जाता है, एक तो वो भी कहानी है। अदरवाइज ऐसा ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम पिछले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तुम जो पिछले मेथड मैंने तुम्हें पढ़ा है, लास्ट मेथड जो मैंने तुम्हें पढ़ा है, उनसे तुम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को सॉल्व कर सकते हो आराम से। समझ में आ रही है सबको बातें? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चन को आप पिछले जो मेथड बताए मैंने आपको, जीरो वाला मेथड फिर वो जंक्शन लॉ, तो उनसे इसके क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। हमने एक से ज्यादा बैटरी वाले क्वेश्चन किए हैं, और कभी कभी सिंपल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इतना टाइम खराब नहीं करना होता, डायरेक्ट कर लेते हैं। बाकी इसका डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्व में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले मुझे बताओ कि आप लोग क्या, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर, संडे को टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, सुन लो, इस संडे को टेस्ट नहीं है आप लोगों का, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप लोग 1 बजे अगर आपकी क्लास लगाई जाए तो क्या सब लोग फ्री हो जाते हैं 1 बजे तक, या किसी स्कूल में क्लासेज होती हैं? एनीवन, पहले मुझे बता दो, 1 बजे क्लास लगाऊं तो नहीं, मुझे केवल उस बच्चे से मतलब है जिसकी क्लासेस होती है, वो मैसेज कर दें। अगर किसी क्लास होती है 1 बजे तक, किसी क्लास होती है, एनीवन? ओके, 1 बजे तक कुछ बच्चों की क्लासेस होती हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
ओके, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि मैंने सोचा था कि यार मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास कभी ले पाऊँ तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपनी क्लास 1 बजे से लगा लूँ, ठीक है? तो आपको 2 घंटे मिल जाते और कुछ नहीं। वो ट्राई करेंगे, चलो ठीक है, जो भी होगा मैं पहले से आप लोगों को बता दूँगा। अगर मुझे जिस दिन भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, मैं पहले से आपको समझा दूँगा कि भई क्या आपकी अगले दिन क्लास है या नहीं है? तो मुझे बता देना कि सर है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों ने डाउट्स क्लास ही लगेगी अब नेक्स्ट, इसीलिए मैं आपको टाइम ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा हूँ ताकि मैं आपके डाउट्स भी प्रॉपर्ली ले सकूँ, ठीक है? ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग के जो डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, ठीक है? जो डाउट्स हैं उनको भी, आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग देखो, अगर ये खत्म हो जाता है, हाँ, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम व्हाट्सअप कर सकते हो डाउट्स, व्हाट्सअप कर दो, मैं क्लास में एक दिन डाउट क्लास लगाऊंगा, उसी में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे मुझे डाउट्स भेज रहे हैं, ऐसा ना समझे सर रिप्लाई नहीं दे रहे या जो भी है, मैं क्लास में ही सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? तुम डाउट्स भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, ठीक है, शीट डिस्कशन होगी नेक्स्ट क्लासेस से, 1-2 क्लास के बाद मैं शीट डिस्कशन करना भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले ये चैप्टर एक बार खत्म हो जाए और तुम लोग होमवर्क भी प्रॉपरली करते रहो। इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद सीधे सीधे हम लोग उन पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, वही लास्ट टॉपिक है हमारे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है? तो जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, इनकी कहानी सुनानी है बस, कुछ नहीं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, तो अच्छे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पे आप बात करते हैं। नहीं, मैग्नेटिज्म स्टार्ट नहीं होगा अभी, अभी इसके बाद स्टार्ट होगा कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसके बाद स्टार्ट हुआ कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटेंस अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है? थैंक यू बच्चों।